हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस थे सर्टिफिकेट से, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी के साथ में ऑनलाइन सबमिट किए जाने वाले जो फॉर्म है, अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कई कैंडिडेट्स, तो किस तरीके से उनको ध्यान देना है अपने ऑनलाइन में, फिर बाद में उन पर विचार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता गलतियों पे। तो इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ किस किस एरिया से वैकेंसीज़ में रिजर्वेशन मिलना तय है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम आगे। अब जो मैं बातें बताने आपको जा रहा हूँ, तो इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वैसे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्यूरीज जो है कई सारी सॉल्व हो जाएगी। मैं ये बातें सभी ऑथेंटिक आधार पर करूँगा, नोटिफिकेशन में दिए गए बिंदुओं के आधार पर ही आपसे करने जा रहा हूँ। तो गुंजाइश तो है ही नहीं गलती की, तो आप जान लें। काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अपना जो क्वेश्चंस आपका पुटअप हो सकता है, शायद उसी का आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाए। तो नोटिफिकेशन जब आया था राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का, उसके बिंदु संख्या 3 में एक बात कही गई थी कि टीएसपी एरिया के लिए 5% जो सीटें हैं वो एससी कैटेगरी के लिए रखी जाएगी, और 45% सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रखी जाएगी, और बाद की जो 50% सीटें बचती हैं वो अदर कैटेगरीज़ के लिए रखी जाएगी। लेकिन इन कैटेगरीज़ के लिए आवेदन जो कर सकते हैं वो उनके टीएसपी एरिया के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। बात करें हम पॉइंट नंबर 4 की, तो उसमें 12 ज़िले की बात कही गई थी, जिसमें 25% आरक्षण जो रहेगा वैकेंसीज पे वो शहरी या आदिम जाति को रहेगा, वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ में एसटी कैटेगरी को 8%, 6% एससी कैटेगरी को, ओबीसी को 5% और ईडब्ल्यूएस को 10%। इसी के साथ में जो शेष रह जा रही है 36% सीटें, उन पर रिजर्वेशन अदर कैटेगरीज, जनरल कैटेगरीज को मिलने वाला है। अब बात करें हम पॉइंट संख्या 5 की, जिसके सब पॉइंट 9 की हम बात कर लें, तो उसमें ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको 1 साल के लिए वैलिड माना है, यानी कि आवेदन की तिथि जैसे 22 सितंबर 2022 है। इससे पहले जैसे 22 सितंबर 2021 से लेकर 22 सितंबर 2022 की समय अवधि का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो पूर्णतः मान्य है। अब इससे पहले का भी सर्टिफिकेट है, तो वो मान्य है या नहीं है, इसके बारे में हम बात कर लें। तो यदि आपका सर्टिफिकेट 22 सितंबर 2021 से पहले का है, 21 से पहले मतलब 20, 19 इसका है, तो वो लास्ट उसकी है 22 सितंबर 2019 तक का वो हो सकता है। यदि उससे पहले का है तो वैसे ही वैलिड नहीं है। जैसे पर 19 का भी है, 22 सितंबर 2019, 22 सितंबर 2020, 22 सितंबर 2021, इस अवधि का भी है, तो वो भी मान्य है। लेकिन शर्त यह है उसमें कि उस अवधि में और अभी की जो वर्तमान अवधि है उसमें आपकी चेंजेस नहीं रहे हों। जैसे नॉन क्रिमिनल का आपने बना रखा है, तो नॉन क्रिमिनल का ही आपका अभी का होना चाहिए। तो उसके लिए आपका पुराने वाले के लिए आपको एफिडेविट देना होगा, जिसका सत्यापन किया जाएगा। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 5 के सब पॉइंट 10 में भी ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में बात की गई है। ये भी 1 साल तक के लिए मान्य है। 1 साल तक के मान्य होने के साथ में ही हम बात कर ले 1 साल का मान्य होने की, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में इशू होता है, तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 22 सितंबर 2022 तक यदि किसी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी हुआ है तो वो तो मान्य है। लेकिन इससे पहले भी, यानी कि 1/4/20 तक, उससे पहले के कोई भी मान्य नहीं है। यानी कि 1/4/20 से पहले मतलब 19 का हो, 31 मार्च 2020 का भी होगा, तो वो भी मान्य नहीं रहेगा। तो 1/4/20 के बाद से लेके 31/3/2022 तक का भी आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, और इसके साथ में आपकी इनकम में और असेट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो इसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट आपका सत्यापित किया जाएगा।
और सारी शर्तें वही उसी तरीके से जैसे ओबीसी में लागू होती है। तो आपके पास मुख्यतः 1/4/20 से पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और विस्तृत जानकारी के लिए आप पॉइंट नंबर 5-10 को AWS कैटेगरी से आते हैं तो वो देखें, और OBC कैटेगरी से आते हैं तो पॉइंट संख्या 5 के बिंदु नंबर 9 को आप देखें। अब बात करें हम पॉइंट नंबर 5 के ही सब पॉइंट 11 की। इसमें SC/ST कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाह रही है, तो उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट में अपने पिता का ही नाम रखना है और पिता के मूल स्थान का नाम रखना है, तभी उनको कास्ट सर्टिफिकेट में रिजर्वेशन का लाभ उनको मिल पाएगा। इसी के साथ में OBC कैटेगरी के लिए भी ये चीज़ लागू हो जाती है, जिसका सब पॉइंट 12 है, पॉइंट 5 का ही। ऑनलाइन जो इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उससे ऑनलाइन फॉर्म को भरने से मतलब रखते हैं, संबंध रखते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया जा रहा है उससे मतलब रखते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब इंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ कही गई है कि आपकी यदि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हुए कुछ गलतियाँ रह गई है तो उनका सुधारने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, उन पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा, किसी भी आवेदन लिखित पे आपका उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सब बात नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 18 के सब पॉइंट 4 में लिखी गई है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सही एक जानकारी आप उस फॉर्म में भरें, यानी केयरफुली भरें, और कोई भी जानकारी आपकी छूटे नहीं। सभी उसी के बाद ही फाइनल आप सबमिट करें, उससे पूर्व नहीं करें, तो ध्यान देने योग्य ये बात है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, आप नोटिफिकेशन की बिंदु संख्या 18 के सब पॉइंट 4 को आप खुद भी देख सकते हैं, यही चीज़ उसमें लिखी गई है। बात करें हम पॉइंट नंबर 22 की, जिसके सब पॉइंट 9 की हम बात कर लें, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है, यदि वो उनसे अपना फॉर्म लगाते हैं और उनको ये सर्टिफिकेट दिखाना होता है, इस बात भी उसमें उनके तथ्य झूठे पाए जाते हैं या मिथ्ये होते हैं, झूठ होता है उन तथ्यों में, तो उनको किसी भी स्तर पर एग्ज़ाम की किसी भी स्तर पर सिलेक्शन के चयनित के किसी भी स्तर पर उनको अभ्यर्थता से पात्र नहीं माना जाएगा। ज़रूरी हो जाता है कि अपनी फुलफिल डिटेल जो भर रहे हो सही ढंग से भरें, ऑथेंटिक अपने डॉक्यूमेंट जो है उनके आधार पर ही आप ये सब चीज़ें भरें, ताकि दिखाने के लिए आपके पास में प्रूफ रहे क्लेम करने के लिए। इसी के साथ में पॉइंट नंबर जो 11 है वो कहता है स्क्राइब की आपको सुविधा मिल जाएगी। तो श्रुत लेखन की सुविधा आप चाहते हैं, जो डिसेबिलिटी के शिकार हैं, दिव्यांगता है जिनमें, तो वो ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनको एग्ज़ाम के 15 दिन पूर्व जनरल रजिस्ट्रार एग्जामिनर राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर को लिखित में आवेदन करना होगा, प्रार्थना करनी होगी, और उसके साथ में उनको ये सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन सडनली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो ये सुविधा पाने की कोशिश करता है, तो उसमें अस्थायी तौर पर असमर्थ हुए उस कैंडिडेट को ये सुविधा नहीं मिलेगी। अब बात करें हम नोटिफिकेशन, फिर भी कोई क्यूरियस क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, तो इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कर रहा है, हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, जिसमें एग्ज़ाम से जुड़े हुए और आवेदन से जुड़े हुए क्वेश्चंस आप उनके सामने रख सकते हो। वो नंबर आप नोट कर लीजिए, 0291 288 100। ये नंबर है, इन पे कॉल करके आपकी कोई भी क्यूरीज रहती है, कुछ चीज़ें गलत हो गई हो, कर गई हो, तो वो जैसा आपको सजेशन दे उनको फॉलो आप करें। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। इसी आशा के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।